Hello. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. आज हम लोग यूनिट 8 करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ कैश, सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर्स। इसका फॉर्मेट भी देखेंगे और इसका जो प्रोसीजर होता है करने का वो भी। ठीक है, कि एक आइडिया लेंगे जर्नल एंट्रीज का। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो बिल्कुल ही नया जर्नल एंट्रीज, लेजर और हमारी सब्सिडरी बुक्स। ये 4 चीजें देखेंगे हम इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले तो उसको उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब ये जो रिकॉर्डिंग होती है, इसको पहले के टाइम पे बोलते थे बुक कीपिंग। नॉर्मल सिर्फ लिख लेना कि एक पर्टिकुलर, सपोज मिस्टर राम या फिर 1000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर राम। तो ये जो ट्रांजेक्शन है जिसको मैंने इस तरह से नोट किया कि 1000 रुपए मिस्टर राम से मिले, तो वो क्या होता है, वो होता था नॉर्मल बुक कीपिंग। सिर्फ एक रिकॉर्ड मेंटेन करना कि हाँ जी ये ट्रांजेक्शन हुई थी। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा हमारे अकाउंटिंग ने डेवलपमेंट किया, उसके बाद क्या हुआ, इस बुक कीपिंग से चीजें आगे बढ़ गई और हम उसको एक टेक्निक से रिकॉर्ड करने लगे। उस टेक्निक का नाम है जर्नल एंट्रीज, जिसमें हम लोग डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि कोई भी चीज किसी एक अकाउंट को डेबिट करेंगे, दूसरे को क्रेडिट करेंगे और एक एनालिटिकल रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या कह सकते हैं आप उसको, ये मॉडर्न अकाउंटिंग का एक टेक्निक है रिकॉर्डिंग करने का। पहले के टाइम में नॉर्मल बुक कीपिंग होती थी कि सिर्फ नोट कर लिया कि क्या हुआ है, लेकिन अब क्या होता है, अब प्रॉपर एक एनालिटिकल रिकॉर्ड बनता है, जर्नल एंट्रीज बनती हैं, फिर उन जर्नल एंट्रीज से लेजर्स बनते हैं, फिर लेजर्स से ट्रायल बैलेंस बनते हैं और साइड बाय साइड हमारी सब्सिडरी बुक्स भी बनती है। सब्सिडरी बुक्स वो बुक्स होती हैं जो आपके मेन अकाउंट्स होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटली उनके लिए एक बुक भी मेंटेन करते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मेन अकाउंट्स, कैश कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक और आपका बिल बुक्स होती है, उसके अंदर दो होंगे, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक। ये मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बताया था। तो ये हमारी सब्सिडरी बुक्स होती है कि नॉर्मल प्रोसीजर तो क्या है, जर्नलिटी, लेजर, ट्रायल बैलेंस, लेकिन कुछ हमारे मेन अकाउंट्स होते हैं या कह सकते हैं आप प्रिंसिपल अकाउंट्स होते हैं, जिनका हमें एक सेपरेट रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि देखिए जर्नल एंट्रीज तो बहुत सारी हो जाएंगी, हंड्रेड्स ऑफ जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी। अब अगर मुझे उसमें सिर्फ ये देखना है कि पूरे साल में मैंने परचेजेस कितने किए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक जर्नल एंट्री उसमें से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे मेन अकाउंट्स होते हैं जिसकी हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, इनको हम सेपरेटली भी मेंटेन करते हैं कि उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उनको हम परचेज बुक, सेल्स बुक वगैरह में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सपोज हमें ये देखना है कि टोटल डेटर्स कितने हैं, टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं, तो वो भी हमें इन बुक्स की हेल्प से पता चल जाता है। हमें वापस से जनरल एंट्रीज की बहुत सारी एंट्रीज में ढूंढना नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए बुक कीपिंग की डेफिनेशन है, आ सकता है उसमें एमसीक्यू में पूछ सकते हैं किसी तरह से। बुक कीपिंग हैज बीन डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस with a view to having a permanent record of them and of showing their effect on wealth। सिर्फ इतना ही था बुक कीपिंग कि एक परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना, और दूसरा
उसका इफेक्ट चेक करना हमारी वेल्थ पे, बस। उसके अलावा उसमें ज्यादा कुछ नहीं था हमारी। इसको आप ट्रेडिशनल अकाउंटेंसी भी कह सकते हैं, लेकिन और इसमें सिर्फ ये मेन मेन चीजें पता चलती थी कि जो हमारा नेचर और वैल्यू है एसेट की, उसके बारे में पता चल जाता था। टोटल आपके डेटर्स कितने ये पता चल जाता था, लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, और प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, और वेदर ये जो बिजनेस है या जो बिजनेस का ओनर है वो सॉल्वेंट है कि इंसॉल्वेंट है, मतलब उसकी कैपिटल कितनी है। ठीक है, ये मेन मेन चीजें हमें बुक कीपिंग से पता चल जाती थी, लेकिन हम लोग एनालाइज नहीं कर पाते थे, कंपेयर नहीं कर पाते थे। ठीक है, सिर्फ जितनी ये जो चार चीजें यहाँ पे लिखी, सिर्फ ये हमें पता लग जाता था कि प्रॉफिट है कि लॉस है, कैपिटल कितना है, एसेट्स कितनी, लाइबिलिटीज कितनी है। उसके अलावा हम लोग और कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर पाते थे, एनालिसिस नहीं कर पाते थे जैसे हम अब कर पाते हैं, रेशियो एनालिसिस वगैरह कर पाते हैं। वो हम किससे कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास फाइनल अकाउंट्स होते हैं, वहां से हम लोग जो बैलेंस शीट मिलती है उसको एनालाइज कर पाते हैं, लेकिन बुक कीपिंग में ये सब फैसिलिटीज नहीं थी। इसलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, नई जो हमारी टेक्निक है वो है जर्नल। जर्नल क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम लोग एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, कैसे, पर्टिकुलर्स, फिर एक यहाँ पे आपका कॉलम बनता है LF कॉलम, एक आपका बनता है डेबिट कॉलम, एक आपका बनता है क्रेडिट कॉलम। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्रीज लिखेंगे, सपोज राम डेबिट टू कैश, यहाँ पे लेजर, इसको लेजर फोलियो बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं कि जो राम का जो लेजर है वो आपको यहाँ मिलेगा, सपोज लेजर नंबर 2 में मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो राम की अमाउंट होगी वो डेबिट में आएगी, जो कैश की अमाउंट होगी वो क्रेडिट में आएगी। ये आपका फॉर्मेट होता है, यहाँ पर आपका डेट आ जाता है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी आपका कोई भी पर्सन है, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, सब क्या होते हैं, प्रॉपरली इनका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। उसके बाद आपका कैश बुक, कैश बुक मैंने आपको बताया, जब हमें सेपरेटली कुछ अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन हैं, चाहे वो आपकी कैश रिसिप्ट्स हो या फिर पेमेंट्स हो, ये सब किस में रिकॉर्ड होती है, सेपरेटली कैश बुक में भी। देखिए जर्नल एंट्री में तो एंट्री होगी, अगर आपने किसी को पेमेंट की है या आपने किसी से पेमेंट रिसीव की है तो जर्नल में तो वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन एक सेपरेटली आप एक बुक भी मेंटेन करेंगे, कैश बुक, जिसमें आप सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो रिसिप्ट्स हो चाहे वो पेमेंट्स हो। मैंने आपको बताया ये 3 टाइप्स की होती है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। ठीक है, 3 टाइप की हमारी कैश बुक होती है। जितनी भी आपकी रिसिप्ट्स होती हैं उनको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी पेमेंट्स होती हैं वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। इसको आप ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, मतलब बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, इसको प्लीज याद रखिएगा। और जो हमारा कैश बुक है वो आपका सब्सिडरी बुक भी होता है और एक लेजर अकाउंट भी होता है। क्यों होता है लेजर अकाउंट, क्योंकि जितने भी आपके रिसिप्ट्स हैं, जितनी भी आपकी रिसिप्ट्स है वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती हैं, और जितनी भी आपकी पेमेंट्स है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है। इस फॉर्मेट में बनता है ये, तो इसलिए इसको आप लेजर भी कहते हैं और सब्सिडरी बुक भी कहते हैं। बाकी जो बुक्स है, परचेज बुक, सेल्स बुक्स, उनका फॉर्मेट अलग होता है। वो आपका एक कह सकते हैं उसका परफॉर्मा अलग होता है, उसमें डेबिट क्रेडिट का कॉलम नहीं होता। उसको हम नॉर्मल मेंटेन करते हैं कि सपोज कोई भी बिजनेस है, इससे हमने पूरे साल में इतने इतने परचेजेस किए, नॉर्मल वो एक आप कह सकते हैं क्या कहना चाहिए उसको, एक परफॉर्मा होता है सिर्फ, उसमें डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए परचेज बुक और सेल्स बुक को लेजर्स नहीं बोलते। प्लीज याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी सब्सिडरी बुक्स आपकी लेजर भी होती है, तो याद रखिएगा उसका आंसर कैश बुक होगा। मैम ट्रिपल वाले में कौन कौन आएंगे? ट्रिपल वाली बनाएंगे ना अपन? जी मैम, उसमें एक तो कैश कॉलम आता है, एक उसमें हम्म, बैंक कॉलम आता है, एक उसमें डिस्काउंट कॉलम आता है।
कैश बुक और दो वाले में? दो वाले में आपका कैश कॉलम आता है, और फिर उसके डिपेंड करता है, उसमें डिस्काउंट भी आ सकता है या फिर बैंक भी आ सकता है। जनरली कैश और बैंक को हम डबल कॉलम बुक बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि डबल कॉलम में बैंक की जगह पर डिस्काउंट भी डाल देते हैं। डबल कॉलम का मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब जहां पर आपके अमाउंट के दो कॉलम होंगे वो डबल कॉलम होगी, जहाँ पे तीन कॉलम होंगे वहां पे आपकी ट्रिपल कॉलम होगी। सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश आता है, डबल कॉलम में इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, और ट्रिपल कॉलम में तीनों आते हैं। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। देखिए, रिकॉर्ड कीपिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, इसको हम एक अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया पहले जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, तो ये पूरा एक अकाउंटिंग साइकिल होता है। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग कहाँ पर होती है, याद रखिएगा ये टर्म्स, जर्नल में होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं। क्लासिफाइंग कहाँ पर होता है, लेजर में होता है। और लेजर में इसको क्लासिफाई करने को आप पोस्टिंग भी कहते हैं। ये जो टर्म्स है इनको प्लीज याद रखिएगा, डायरेक्टली पूछा हुआ है। पोस्टिंग जो है वो कहाँ पर होती है, जर्नल में होती है, लेजर में होती है कि ट्रायल बैलेंस में होती है, तो उसका आंसर लेजर होगा। ठीक है, पोस्टिंग होती है लेजर में। और हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री में से देख के, सपोज जर्नल एंट्री है राम टू कैश, तो आप क्या करेंगे, राम को एक राम का लेजर बनाएंगे, वहां पे डालेंगे, कैश को, कैश का जो लेजर होगा या कैश बुक होगी वहां पे डालेंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। रिकॉर्डिंग होती है जर्नल एंट्रीज जर्नल में, क्लासिफाइंग और पोस्टिंग होती है लेजर में, और फिर समराइज कहां पर होता है, आपका ट्रायल बैलेंस में। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट भी इसी में आ जाता है। समराइज मतलब जो भी ये अकाउंट्स लेजर्स में है, सपोज राम का अकाउंट है, कैश का अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट है, या फिर इतने सारे लेजर्स हैं, उन सब लेजर्स को जब आप क्या करते हैं, समराइज करते हैं, कहीं पर एक जगह पर उनको लिखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। और उससे हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलता है, और फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है एक पर्टिकुलर डेट पे। ठीक है, ये तीनों चीजें क्लियर है, रिकॉर्डिंग, जर्नल, क्लासिफाइंग, लेजर, समराइज, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। ये देखिए, ये लेजर का फॉर्मेट है, याद रखिएगा। जब आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे, देखिए डेट, पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे LF कॉलम बनता है, फिर डेबिट और आपका क्रेडिट। ये तो आपका जर्नल का फॉर्मेट है। जर्नल में याद रखिएगा LF आएगा, जब आप लेजर बनाएंगे तो वहां पर JF आएगा। JF मतलब जर्नल फोलियो, लेजर मतलब लेजर फोलियो। अब इन न्यूमेरिकल्स करते हुए इन इन वाले कॉलम्स का कोई यूज नहीं होता है, ये जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तब यूज होता है, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, तो आपको उनको नंबरिंग देनी पड़ती है, जिससे कि आपको उसको फाइंड आउट करने में किसी पर्टिकुलर अकाउंट को ईजी हो, कि जो राम है वो सपोज 371 वाले लेजर में, तो फिर आप 371 जिस पेज पे भी होगा, क्योंकि एक पेज पे तो सारे लेजर्स नहीं होंगे, तो फिर आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही कि ये कौन सी जर्नल एंट्री से लिया गया है, तो वहां पर आप JF वाला नंबर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है आपका लेजर का। ऊपर नाम लिखते हैं, सपोज राम अकाउंट बना रहे हैं तो राम लिख देंगे, राम अकाउंट, और यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर JF अमाउंट डेबिट साइड वाली, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट क्रेडिट साइड वाली। ये आपका फॉर्मेट होता है लेजर का। ठीक है, ये आपका क्या होता है, दो साइड्स में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी डेबिट होती है, और जो आपकी राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट होती है। ये देखिए, JF डिनोट्स फोलियो और पेज नंबर ऑन विच इट्स ओरिजिनल एंट्री या फिर जर्नल एंट्री में बी फाउंड। अब रिलेशनशिप क्या होता है जर्नल और लेजर का, ट्रांजेक्शन सबसे पहले कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी, जर्नल में होंगी, उसके बाद ये पोस्ट होती है कहाँ पर, लेजर में। तो आप कह सकते हैं जर्नल एंट्री इज द बुक ऑफ फर्स्ट और ओरिजिनल एंट्री, जबकि लेजर में क्या होता है, फिर सेकेंड एंट्री हो जाएगी। तो अगर सपोज आपसे ये भी पूछा जाए कि ओरिजिनल एंट्री या ओरिजिनल बुक
ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होता है, तो आप लिखेंगे जर्नल होता है। जर्नल जो है वो आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, डेट वाइज होता है, लेकिन लेजर जो है वो आपका एनालिटिकल रिकॉर्ड होता है, कि उसमें हम लोग डेट वाइज नहीं मेंटेन करते, उसमें हम लोग क्या करते हैं, नेम वाइज करते हैं। नेम वाइज जितने भी आपके वो हैं लेजर्स हैं, जितने भी आपके जर्नल एंट्रीज में नाम आए हैं, उन सबको आप रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद देखिए, सीधी सी बात है कि अगर आपको रिलायबिलिटी देखनी है तो आप सबसे पहले किस पे जाएंगे, जहां पर उस चीज का ओरिजिनल रिकॉर्ड मेंटेन हुआ हो। तो जर्नल इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू द लेजर, ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए लेजर जो है वो आपका कहाँ से बनता है, जर्नल से ही बनता है। इसलिए जो जर्नल है वो ओरिजिनल एंट्री है, यहाँ पे हमने पढ़ा फर्स्ट और ओरिजिनल एंट्री है, तो इसीलिए हम लोग किस पे ज्यादा रिलायबल होते हैं, जर्नल पे ज्यादा रिलायबल होते हैं। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ जर्नल एंट्री में जब आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नलाइजिंग कहते हैं, और जब आप लेजर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको पोस्टिंग कहते हैं। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, इसको प्लीज भूलिएगा मत, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। जो आपके 0.5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो इस तरह के ही हैं। अभी हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो तब हम लोग देखेंगे, ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं क्योंकि मैंने कराए थे इसलिए मुझे याद है। हेलो मैम। जी मैम प्रिंसिपल बुक किसको बोलते हैं? तो प्रिंसिपल बुक जो है वो हम कैश बुक को बोलते हैं। जो कैश बुक होती है इसको हम प्रिंसिपल बुक मान के चलते हैं। जैसे हमारी जो बुक्स है वो दो टाइप्स की होती है, एक जर्नल होती है और एक आपकी प्रिंसिपल होती है। तो जर्नल में आपका परचेज बुक और आपका सेल्स बुक, बिल्स बुक, ये सब आता है, और जो कैश बुक है वो आपका प्रिंसिपल बुक होती है। मैम ठीक है, ओरिजिनल बुक और तो प्रिंसिपल बुक में थोड़ा सब्सिडी, डिफरेंस बताइए। अभी तो सर सब्सिडी बुक बोल रहे थे मैम आप। जी मैम, देखिए जो सब्सिडरी बुक्स है वो दो टाइप्स की होती हैं, एक प्रिंसिपल और एक आपका प्रिंसिपल बुक, और एक अदर सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं उसको, जो उसका कैटेगराइजेशन है। तो प्रिंसिपल बुक में कैश बुक आता है, और जो ओरिजिनल बुक है वो आपका जर्नल है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रिंसिपल बुक कैश बुक है, और ओरिजिनल एंट्री या फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वो आपका जर्नल है। तो ठीक मतलब है आप ये कहना चाहते हो कि परचेस बुक का हम लेजर नहीं बनाएंगे, राइट? मैम, परचेज देखिए, परचेज का लेजर बनेगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। परचेज का लेजर आप जब नॉर्मल जर्नल एंट्री करेंगे उसके बाद लेजर बनाएंगे तो परचेज अकाउंट बनाएंगे आप फॉर श्योर। लेकिन परचेज बुक एक अलग चीज होती है, इसमें क्या होता है, सिर्फ क्रेडिट एंट्रीज जो होती है उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, कैश वाले का नहीं किया जाता। मतलब परचेज बुक और सेल्स बुक जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सिर्फ क्रेडिट जो ट्रांजेक्शन होती हैं उन्हीं का ही रिकॉर्ड उसमें जाता है परचेज बुक में, क्योंकि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारे टोटल आपके क्रेडिटर्स कितने हैं। सेम ऐसे ही सेल्स बुक बनाते हुए हम सिर्फ जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है सेल्स की जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है सिर्फ वो जाएंगी आपकी सेल्स बुक में, यहाँ से हमें हमारे टोटल डेटर्स मिलते हैं। मैम तो तो प्रिंसिपल बुक में अपन लेजर को बोल सकते हैं फिर, है? नहीं सर, प्रिंसिपल बुक तो आपका कैश बुक ही होगा। लेजर लेजर तो एक आप कहना चाहिए कि जर्नल एंट्री के बाद जब आप ट्रांजेक्शन्स को आप कह रहे कि जब आप उनको सेपरेट करते हैं अकाउंट वाइज, जब आप क्लासिफाई उनका, तो वो क्लासिफाई आपका करते हैं। लेजर होता है। जी नहीं नहीं मैम, मैं एक एमसीक्यू कर रहा था, उसमें जी ये पूछिए। ऑप्शन दिया था जी जर्नल और लेजर, और भी हाँ ऑप्शन जी थे, उसमें दोनों में से प्रिंसिपल बुक बताना था। जी, तो प्रिंसिपल ऑप्शन में बुक कैश मतलब, बुक नहीं था, हाँ कैश बुक नहीं था उसमें, फिर और लेजर क्या था, दिया था। लेजर दिया था प्रिंसिपल बुक के लिए। हाँ नहीं बुक नहीं था मैडम, प्रिंसिपल एंट्री ऐसे कुछ था, प्रिंसिपल लिखा हुआ था, तो मैंने जनरल लगाया तो गलत बताया उसका ऑप्शन। उसका आंसर लेजर मैं था। आपको पोस्ट करूंगा वो क्वेश्चन जी अभी। जी, आप फॉर श्योर आप एक बार मुझे पोस्ट कीजिएगा मैम ग्रुप सिर्फ में। सब वो सब्सिडी बुक और प्रिंसिपल बुक में मतलब फर्क क्या है, उतना बताइए ना। मैम देखिए ना, प्रिंसिपल का मतलब मेन बुक। जैसे कि सपोज अब हम लोग बहुत सारी बुक्स बनाते हैं। देखिए सब्सिडरी बुक्स का मतलब अदर देन जर्नल एंट्रीज आप जो बुक्स मेंटेन कर रहे हैं उनको सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। सब्सिडरी मतलब साइड बाय साइड आप जो बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। अब इसके अंदर भी कैटेगराइजेशन होता है कि जो आपकी प्रिंसिपल बुक होती है या जो मेन बुक होती है वो आपकी कैश बुक होती है। ठीक है,
और जो आपकी इसके अलावा जो अदर सब्सिडरी बुक्स हैं, जैसे मैं आपको बता रही परचेज बुक, आपकी सेल्स बुक, ये सब आपकी अदर सब्सिडरी बुक्स होती हैं। क्योंकि देखिए कैश बुक जो है वो बिल्कुल लेजर के फॉर्मेट में होता है, लेकिन परचेज बुक और सेल्स बुक जो है वो लेजर के फॉर्मेट में नहीं होते। वो नॉर्मल एक नॉर्मल फॉर्मेट में होते हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट वाले, उसमें डेबिट क्रेडिट का कुछ नहीं होता, और उसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो ये भी परचेस भी तो सब्सिडरी बुक हुई ना फिर तो? बिल्कुल है मैम, परचेज बुक और सेल्स बुक तो सब्सिडरी है ही। सारी ही अगर हमें सब्सिडरी कोई बुक्स है, परचेज बुक, उधारी सेल्स बुक, बेचेंगे या उधारी सारी। खरीदेंगे तो जी ये करना पड़ेगा। हाँ जी, कैश बुक अगर सारी बुक बनाते हैं हम, सब्सिडरी। जी मैम कैश बुक वो अगर बनाते हैं तो प्रिंसिपल बुक्स है। लेजर जी बनाना नहीं पड़ता है हमें, जी ये है ना? जी, जो आपकी कैश बुक है वो लेजर ही होती है एक तरह से, बस उसको लिखते कैश बुक है, ठीक है। और उसके अंदर हम सारी कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन परचेज बुक और सेल्स बुक में नहीं करते हैं। अभी आगे आएगा ना, तो मैं आपको वहां से जो भी आपकी बुक में जो भी उसके रूल्स दिए होंगे मैं वहां से बता दूंगी, ठीक है। देखिए ये आपको एक इलस्ट्रेशन दिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। इसमें आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए, इनसे आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज बनानी है। चलिए बताइए, फर्स्ट वाली के कैश इन हैंड 15,000, आपके पास पहले से, आपके पास क्या है, कैश है Yes. 15,000 का। फिर आपने क्या किया है, परचेज किया है अशोक से 5,000 की, फिर सेल्स किया है, फिर उसके बाद इनवॉइस किया है, मतलब एक बिल बनाया है, या कहना चाहिए सेल किया है, परचेज किया है, फिर कैश सेल्स है, पेड कैश टू अशोक है, और रिसीव फ्रॉम माधव ऑन अकाउंट है। ये सब आपकी क्या है, जनरल एंट्रीज आप लोगों को आती ही है ना। जी, कैश इन हैंड होगा तो डेबिट साइड में आएगा। जी डेबिट साइड में आएगा अगर आप कैश बुक बना रहे हैं। परचेज बुक गुड्स फ्रॉम होगा तो गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। जी उसके बाद देखिए इसमें आप लोग क्या करेंगे, नहीं, अशोका का देखिए अकाउंट है ना, तो जी अशोका आएगा ना, अशोका क्रेडिट आएगा ना, कैश कैसे मैम, आएगा? नेम नहीं आएगा ना उसमें, पैसे में सेल हुआ है। नहीं नेम देखिए सर, नेम देखिए नाम लिखा है परचेज और अशोका आएगा। जी, अगर हाँ नाम हाँ, लिखा है ठीक है। तो नाम आएगा। अगर ऐसे लिखा होता ना परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक विद कैश, तो फिर नाम नहीं आता, लेकिन सिर्फ नाम लिखा जी, है तो नाम आएगा। तो अगर हाँ कैश और वो नाम क्रेडिट दोनों सेल लिखे होगा, होंगे तो नाम नहीं आएगा, ठीक है। नहीं आएगा। हाँ हाँ देखिए जी जी। इसकी जनरल एंट्रीज फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास अभी। देखिए परचेज की एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोक, सेल की एंट्री क्या हो जाएगी, माधव टू सेल्स, क्रेडिट की एंट्री इनवॉइस क्या हो जाएगी, नाम से आ जाएगी, परचेजेस टू पिंटो। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री ये भी परचेज की, कैश परचेज की, तो परचेज टू कैश हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमने कैश पे किया है, तो कैश पेड ऑन अकाउंट, कौन सी है? इसमें हमने क्या किया, कैश सेल्स किया तो सेल्स की एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर उसके बाद कैश पेड ऑन अकाउंट, अशोक को कैश पे किया है तो अशोक अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर उसके बाद माधव से कैश रिसीव किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू माधव 2,000 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये नंबरिंग चल रही है मैम, ये जो सबसे पहले कैश इन हैंड लिया, सबसे पहले जी उसकी जी। एंट्री नहीं करेंगे क्या कहीं? मैम उसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो बैलेंस दिया हुआ है एक उसका, वो हम आप सीधा जब आप लेजर बनाएंगे वहां पे आएगा ये डेबिट साइड में आएगा। जी, क्योंकि वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, वो सिर्फ एक बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जब आप परचेज अकाउंट बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट लिखा, फॉर्मेट बनाया, अब परचेज से रिलेटेड जितनी भी आपके ट्रांजेक्शन होंगी वो यहाँ पे आएंगी। आप लोग किसी को याद है लेजर का जो मैंने रूल बताया था? हाँ मैडम, किसी का दूसरी साइड नाम दूसरा अदर लिखना नेम, है, अदर नेम लिखना है। ओन साइड ओन अमाउंट अदर्स नेम। अब देखिए फटाफट से परचेज का अकाउंट देखते हैं। सबसे पहले तो आप हाईलाइट कर लीजिए, एक परचेज यहाँ पर है, एक परचेज यहाँ पर है, अशोक हो गया, पिंटो हो गया,
अच्छा पहले यहाँ और एक परचेज यहाँ पे देखिए, मैंने आपको क्या बताया, परचेज की साइड कौन सी है, डेबिट साइड, ठीक है, अमाउंट कितनी है 5000, डेबिट साइड 5000 आएगा, लेकिन किसके नाम से आएगा, अशोक के नाम से अशोक के आएगा, नाम से। क्योंकि किसी भी लेजर में उसका खुद का अमाउंट नाम नहीं आता। तो टू अशोक 5000, फिर उसके बाद पिंटो से परचेज की तो टू पिंटो आ गया 8000, और उसके बाद एक कैश परचेज थी ये वाली ना, तो ये आपका टू कैश से आ गया 7000, ठीक है, ये बन क्रेडिट गया की कोई एंट्री नहीं। जी। इसमें आप बैलेंसिंग कर सकते हैं, ये आपका सारा का सारा जो बैलेंस है वो इधर बचेगा, बाय बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा 8 और 10 15 20,000, ठीक है, 20,000 बैलेंस मैडम वो बचा, क्या लिखा आपने, बाय बैलेंस सीडी, सीडी, और अगर इधर साइड उधर साइड क्रेडिट साइड आता तो? देखिए क्रेडिट साइड ही बचा ना, ये इधर इस साइड बैलेंस, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, इसको यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी 20,000, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी टोटल, टोटल के नीचे हमेशा डबल लाइन कर देते हैं अकाउंट्स में, ये आपका 20,000 हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस बैलेंस सीडी को बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं नेक्स्ट मंथ का लेजर बनाने के लिए, तो ये आपका ऐसे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 20,000। देखिए अगर इधर भी कुछ होता तो माइनस हो जाता, सपोज इधर 5,000 होता तो ये 15,000 आ जाता, फिर उसके जो आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन होता वो भी 15,000 होता। अब याद रखिए इसको रीड कैसे करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए परचेज अकाउंट का बैलेंस कितना है, बताइए जरा आप लोग, 20,000। अमाउंट ठीक है, साइड बताइए कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्रेडिट परचेज अकाउंट का बैलेंस कितना है और कौन सी साइड का है, बताइए। क्रेडिट साइड बाय बैलेंस, क्रेडिट साइड का। ये वाला जो बैलेंस ब्रॉट डाउन वाला होता है उसको रीड करते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या है, तो परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 20,000। याद रखिएगा हमेशा, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, अगर आपको पता होगा सब कुछ तो फिर आप आंसर कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। बैलेंस सीडी को नहीं लेते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन को लेते हैं, और जो ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस जाता है ना लेजर का, वो ये वाला जाता है ब्रॉट डाउन वाला। मतलब सपोज अगर मैं ट्रायल बैलेंस में इसको पहुंचाऊं, तो ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी परचेजेस और कितना है 20,000 डेबिट में। समझ पा रहे हैं आप लोग, कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। मैडम अगर मान लीजिए अगर क्रेडिट साइड भी बैलेंस होता कुछ, हाँ जैसे जी, इस क्रेडिट सपोज मान साइड में लेते हैं बताया ही 5,000 नहीं है, था। तो मान बैलेंस लीजिए होके जाता वो, जी तो बैलेंस होने के बाद जाता उधर। हाँ जी, तो सर ऐसे होता, इस 20,000 की जगह पे 15,000 आता, और यहाँ पे भी 15,000 आता, इतना फर्क पड़ता। मतलब हमेशा डेबिट बैलेंस में ही आएगा क्या? देखिए कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जैसे कि कैश अकाउंट, जैसे कि परचेजेज अकाउंट, इनका जो बैलेंस है वो 99% आपका डेबिट में ही आता है। लेकिन देखिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर सिचुएशन चेंज होगी तो ये भी चेंज हो सकता है, बट मतलब जनरली किस कुछ तरीके आपके से? अकाउंट्स ऐसे हैं जिनका हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, या फिर जिनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, जैसे कि कैपिटल हो गया, ठीक है, सेल्स हो गया, या फिर आपके इनकम्स हो गई, तो इन सब का जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है, और ऐसे ही आपका कैश, परचेजेस और आपका एसेट्स, इन सब का डेबिट बैलेंस होता है। मैडम पूछिए एक सर, आप क्रेडिट कुछ बैलेंस पूछिए। वाला भी बता दीजिए ना। जी बता रही हूँ सर, देखिए परचेज अकाउंट समझ आ गया आप लोगों को कैसे बना जी लेजर, ठीक है। अब देखिए अशोक, अशोक कहाँ पर था, अब मैं ऊपर जनरल एंट्रीज में नहीं जा रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा कि कैसे कहाँ से आया है, ठीक है, जनरल एंट्रीज से ही आया है ये। अशोक को एक तो हमने से परचेज किया था, तो वहां पे एंट्री क्या होगी, परचेज डेबिट टू अशोक, ठीक है। तो अशोक कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है, मैंने आपको बताया था साइड उसी की रहेगी, अमाउंट उसी की रहेगी, बस नाम चेंज होगा। तो इस बार क्रेडिट साइड में आ गया, लेकिन परचेज के नाम से 5,000, फिर हमने उसको कुछ पेमेंट भी की थी 4,000 की, तो वो कैश के नाम से आ गया, ठीक है। अशोक टू कैश किया होगा ना हमने, तो इस बार अशोक हाँ। डेबिट में कैश के नाम से,
ठीक है, समझ रहे हैं? यस सर। अब देखिए कितना बैलेंस है इधर, यहाँ पे बचेगा बैलेंस 2, बैलेंस CD 1000, ठीक है। 1000। उसके बाद आपका क्या करेंगे, आप टोटल करेंगे 5000 आएगा दोनों साइड। याद रखिएगा पहले CD लिखते हैं, फिर उसके बाद बैलेंसिंग मतलब दोनों तरफ टोटल करके लिख देते हैं, और फिर आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000, ठीक है। अब अगर मैं इसको ट्रायल बैलेंस में डालूंगी तो मैं डालूंगी अशोक अकाउंट और क्रेडिट में 1000। समझ पा रहे हैं? अशोक हमारा क्रेडिटर है तो उसका क्रेडिट बैलेंस है। याद रखिएगा ट्रायल बैलेंस में हमेशा BD वाला जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, अभी भी अच्छे से देख लीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। फिर ऐसे ही हमने माधव का बनाया, मैं इसीलिए आपको बैलेंसिंग करके दिखा रही हूँ। माधव का अकाउंट हमने बनाया तो देखिए इधर 4000 है, इधर 2000 है, तो आपका यहाँ पे बैलेंस बचेगा, बैलेंस CD 2000, फिर उसके बाद टोटल 4000, और फिर उसके बाद टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 2000, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस में ये वाला जाएगा। फिर ऐसे हमने सेल्स का बनाया, ऐसे हमने कैश का बनाया, ठीक है। चलिए देखिए हमारी जो भी हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं या जो भी हम जर्नल एंट्रीज में ट्रांसफर करते हैं, ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल। ठीक है। पर्सनल अकाउंट मतलब जिसमें नाम आ जाता है, जैसे कि राम, सोहन, मोहन, और इम्पर्सनल अदर देन जिसमें नाम नहीं आएगा, ठीक है। अब वो बताती इसका भी फर्दर कैटेगराइजेशन है। तो अब आपका क्या होता है, जो इम्पर्सनल अकाउंट है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका रियल, एक होता है आपका, रियल प्लीज इसको अच्छे से नॉमिनल। समझिएगा, इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट में आपके आते हैं एसेट्स जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, और आपका कैश भी आता है इसमें, और फर्नीचर वगैरह, कोई भी एसेट्स जो है आपकी वो आपके रियल अकाउंट में आती है। नॉमिनल में क्या आता है, नॉमिनल में आपका आता है एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, जैसे कि सपोज रेंट पेड एक्सपेंस हो गया और रेंट रिसीव इनकम हो गया, समझ रहे हैं? लॉसेस गेन जी। तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट में जो आपके जिसमें नाम आए किसी का, राम, सोहन, मोहन, वो आपका पर्सनल अकाउंट है। जैसे कि राम से परचेज किया तो जो राम परचेज डेबिट टू राम हुआ, तो ये जो राम है ये क्या है आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। फिर उसका इम्पर्सनल में दो कैटेगरीज होती हैं, रियल और नॉमिनल। उसमें मैंने आपको बता दिया, रियल में एसेट्स आते हैं, नॉमिनल में एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें और भी कैटेगराइजेशन है। पर्सनल अकाउंट जो है वो भी आपके कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। फटाफट से देखते हैं एग्जाम्पल से। नेचुरल पर्सन जैसे हम लोग हो गए, मोहन अकाउंट, राजेश अकाउंट, ठीक है। ये आपके क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया जो कंपनीज है या जो एंटिटीज है वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। याद है आप लोगों को, पढ़ा था हम लोगों ने, यस मैम। ये आर्टिफिशियल पर्सन है। तो आर्टिफिशियल किसी फर्म का नाम, किसी क्लब का नाम, ठीक है, मतलब कोई एक तरह बैंक। से रिप्रेजेंटेटिव नहीं, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन जो होंगे जो लॉ के द्वारा जिनका जन्म हुआ है, ठीक है। जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट हो गया, या बैंक अकाउंट हो गया, किसी और कंपनी का अकाउंट हो गया, ABC लिमिटेड हो गया, ये ABC लिमिटेड, ये क्या है आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट देखिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसमें क्या होता है कि आपके ये वैसे तो देखिए इसका एग्जांपल है, सपोज सैलरी है, जब आप किसी को सैलरी देते हैं तो आप क्या एंट्री करते हैं, सैलरी टू कैश नॉर्मल, ठीक है, ये वाली एंट्री होती है।
लेकिन अगर आपने सपोज सैलरी पे नहीं की, मार्च मंथ की सैलरी नहीं गई किसकी, मिस्टर राम की सपोज, तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। देखिए, जब तक आप राम को सारे एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे थे तो सब एक ही अकाउंट में आ जा रहा था, बात खत्म हो जा रही थी। लेकिन अब सैलरी ड्यू हो गई है मिस्टर राम की, किसी रीजन से मिस्टर राम की जो सैलरी है वो नहीं गई, तो आप एंट्री क्या करेंगे, सैलरी डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, मतलब राम के नाम पे, आपने अभी भी राम का नाम नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि राम का नाम आएगा तो नेचुरल पर्सन बन जाएगा। तो राम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने जिस अकाउंट का इस्तेमाल किया उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जैसे कि आपका रेंट आउटस्टैंडिंग और आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट जो रिसीवेबल और पेएबल होते हैं वही वाले। हाँ जी, मतलब उसमें हम उस नेचुरल पर्सन का नाम इस्तेमाल ना करके उसकी जगह पे कोई और वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ये आपके जनरली कौन से केसेस में होते हैं, आपका ये आउटस्टैंडिंग और जो आपका एडवांस वाला केस होता है उसमें आता है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस वाला भी इसमें आता है क्या? जी, जितने भी आपके वो होंगे ना, जैसे कि किसी और नाम से यूज हो रहे होंगे, जैसे कि देखिए इसमें एग्जांपल्स होंगे, मतलब एक्सपेंस वाला नहीं, प्री वाले जो होते तो नहीं आएगा ना मैडम? जी प्री एक्सपेंस तो एसेट्स में आएगा, तो उसमें आएगा, नॉमिनल में देखिए, आना चाहिए। आप ये तो बात सुनिए, देखिए अगर मैंने लिखा सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, लेकिन सैलरी क्या है, वो नॉमिनल है। ऐसा नहीं है कि एक एंट्री में एक ही अकाउंट फॉलो होगा, हर हर एंट्री के लिए, सपोज सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी के लिए अलग देखना है कि कौन से अकाउंट का है ये, और सैलरी आउटस्टैंडिंग के लिए अलग देखना है। तो जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है आपका वो क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, और जो आपका सैलरी है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, देखिए, इफ द बिजनेस इज नॉट एबल टू पे रेंट सपोज फॉर 15 शॉप्स, देन ऑल प्रॉपर्टी ओनर्स ऑफ दीज शॉप्स स्टैंड एज क्रेडिटर्स। वही कि वो क्या करेंगे, फिर एक कॉमन हेड में आ जाएंगे, उसको हम बोलेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और आपका जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, रेंट प्रीपेड हो गया, तो आप एंट्री क्या करेंगे, रेंट अकाउंट, इसको आप ऐसे नॉर्मल ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी अगर आपका एडवांस का, प्रीपेड का या आउटस्टैंडिंग का कोई केस होगा, और आप एक कहना चाहिए कि उस ग्रुप को 4-5 लोगों का अगर सैलरी नहीं गया होगा या फिर 4-5 लोगों का रेंट नहीं पे होगा, तो उसको आप एक नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना समय भी नहीं ये है। लेकिन आता है मैम, ये क्वेश्चन में जी आता है आता है रिप्रेजेंटेटिव सबको, वाला। बस आप ये समझिए जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब जहाँ पे भी आपका आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस ये वाली कैटेगरी आती है, तो वो वाला आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, सपोज कोई पैसा देना है, वो ड्यू हो गया है लेकिन दिया जी, नहीं गया, वो ड्यू है या फिर आउटस्टैंडिंग में एडवांस दे दिया है, दोनों दे ही। दिया। जी, अब देखिए रियल अकाउंट में आपके नहीं, कौन कौन से एडवांस आएंगे, दे दिया तो मैडम समझ में नहीं आया, एडवांस दे दिया तो वो तो तो सर प्रीपेड। देखिए, हाँ, एडवांस दे दिया आपका, सपोज एडवांस वो प्रीपेड तो एसेट इंश्योरेंस हो अकाउंट गया। में आएगा ना, रियल जी अकाउंट में आएगा। सर, जो प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस जी तो रियल अकाउंट में आएगा ना। हाँ वो वाला देखिए ना, यहाँ पे एग्जांपल में दिया ना, रेंट प्रीपेड वगैरह जो है ये सब इसी में आएंगे। लेकिन सैलरी ड्यू है, आउटस्टैंडिंग, दिया नहीं गया, जी, प्रीपेड का मतलब सर जो पहले दे दिया। तो पहले दे दिया तो वो रियल में आएगा ना मैडम, एसेट अकाउंट में। सर एसेट अकाउंट में जाएगा, लेकिन जो आपका ये जो पर्टिकुलर वर्ड होगा प्रीपेड, वो आपका आउट इसमें जाएगा, आपका रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा। ठीक पर्सनल है, ये अकाउंट। सब इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, वैसे वो एसेट का पार्ट होगा, नो डाउट। ठीक है, अब देखिए टेंजिबल रियल अकाउंट आपका, मतलब इसमें जो रियल अकाउंट है दो कैटेगरीज होंगी, टेंजिबल रियल अकाउंट्स और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। देखिए, टेंजिबल में जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे आपका लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश एक्सेट्रा। इनटेंजिबल आपका गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट्स, ये सब आपके क्या होंगे, रियल अकाउंट्स होंगे। देखिए
अभी भी इसके बाद भी आपके ना कुछ डाउट्स रह जाएंगे, अभी हम उसको नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम इस तरह से चलेंगे तो फिर रिवीजन क्लासेस भी नॉर्मल क्लासेस बन जाएंगी। ठीक है, तो अगर फिर Yes. भी आपको डाउट रह जाता है, आप मुझसे अलग से पूछ लीजिए। ठीक है, देखिए उसके बाद नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में आपका क्या आ जाएगा, जितने भी आपके जो भी आपके एक्सपेंस है, जैसे सैलरी, रेंट, वेजेस, कमीशन एक्सेट्रा। उसके Loss बाद income. जी आपके ये जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम गेन, ये सब आपके नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। याद रखिएगा, नॉमिनल अकाउंट में आपके यही चीजें आती हैं, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं और जो भी आपके इनकम्स हैं, गेन्स, लॉस, ये चारों कैटेगरीज। आप लोगों को वो रूल्स याद है, गोल्डन रूल जो मैंने आपको बताया था? डेबिट Yes. व्हाट कम्स इन, Credit what goes out. क्रेडिट व्हाट गोज आउट। Debit the receiver, credit जी, the giver. ये वाला जो रूल है ये आपका रियल अकाउंट का रूल है। जी. अगर कहीं पर भी आपको एसेट दिखती है तो आप क्या करेंगे, ये वाला रूल लगाएंगे। अगर एसेट आ रही है तो डेबिट कर देंगे, जा रही है तो क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद सेकंड रूल आपका क्या था, डेबिट द Receiver. Receiver credit the giver. रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, गिवर। Giver personal account. जी, ये आपका पर्सनल अकाउंट का रूल है। Personal. कहीं पे भी आपको नाम दिखेगा, अब वो नाम चाहे नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, सब इसी में आएगा। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद डेबिट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस Expenses and losses. एंड And लॉसेस, losses. Credit all income and gains. All income and gains. इनकम एंड गेन्स, ये आपका नॉमिनल। तो आप इससे भी, Nominal account का. है ना, नॉमिनल का तो आप इससे भी देख सकते हैं। नॉमिनल में आपके एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन्स आते हैं। पर्सनल अकाउंट में ये वाला रूल लगेगा, रियल में ये वाला रूल लगेगा। तो जब भी अगर आपको कभी बाय चांस जर्नल एंट्री करने में कंफ्यूजन हो कि ये डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, तो इस रूल को एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अब ऊपर देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है मैडम, यही जी रूल बिल्कुल पूछ के क्वेश्चन. हाँ जी बिल्कुल आ सकता है सर, कैसे भी क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। पर्सनल अकाउंट्स आपके, अच्छा ये इन्होंने वो दिया है आपको ना, कुछ ऐसे लिस्ट दी है याद रखने के लिए। ये सब पर्सनल अकाउंट है। देखिए बैंक आपका आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, टाटा आयरन ये क्या है, ये भी एक कंपनी है, Yes. ये भी आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। संतोष नेचुरल पर्सन में आ जाएगा। कैपिटल आपका राजेश जो है वो ओनर, क्योंकि देखिए कैपिटल आपने इस राजेश की जगह पे यूज किया है ना। Yes. Honor. उसके बाद आपका बैंक लोन आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि जो बैंक है वो भी एक आर्टिफिशियल कहना चाहिए पर्सन है, क्योंकि उसको भी लॉ के द्वारा बनाया गया है या रूल के अकॉर्डिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। फिर ये आपके रियल अकाउंट की कैटेगरीज है। फिर उसके बाद ये आपकी इंटरेस्ट, सैलरीज, रेंट, ये सब आपके नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, और ये चीज याद रखिएगा, अकाउंट जो है तीन टाइप्स के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में ये तीन है, रियल में टेंजिबल और इंटेंजिबल है, नॉमिनल में एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स है। प्लीज इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये वही चीजें जो मैंने अभी आपको रूल बताया ना, ये उसी को एक्सप्लेन किया उन्होंने। डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ये रियल का है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल का है, और नॉमिनल का ये है। ठीक है, इनको याद रखिएगा। और जनरल एंट्री में कभी कंफ्यूजन होता है, ये इस चार्ट को भी आप याद रख सकते हैं। पर्सनल में डेबिट में कौन आएगा, रिसीवर आएगा। रियल में व्हाट कम्स इन आएगा, नॉमिनल में एक्सपेंसेस और लॉसेस आएगा। वैसे तो याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वो तीन जो रूल्स हैं उनको नॉर्मली याद रखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सा किस पे एप्लीकेबल होगा। ये बहुत ज्यादा डिटेल में इसको नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये इन्होंने पूछा है कि ये कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। प्रणब गिव्स अ लोन ऑफ ₹500 टू नंदा, आप ऐसे बता दीजिए। प्रणब ने लोन दिया है नंदा को, तो इन द बुक्स ऑफ प्रणब, प्रणब के लिए जो नंदा है वो क्या है,
नंदा रिसीव्स द बेनिफिट, उसको क्या मिला, नंदा को कैश मिला, Yes. तो नंदा का जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, उसकी बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ नंदा, प्रणव इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट, तो ये आपका क्रेडिट। वही देखिए, नंदा जो है वो डेबिट होगी, क्यों, क्योंकि नंदा कौन है, रिसीवर है, रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, और प्रणव क्या है, गिवर है, तो वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस है, इनको एक बार आप देख लीजिए ऐसी। देखिए, अब उसके बाद आपका कैश बुक आ जाता है। कैश बुक में बी डिफाइंड एज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स कंसर्निंग कैश रिसिप्ट्स, कैश पेमेंट्स। इन अदर वर्ड्स, जितनी भी आपके ट्रांजेक्शन्स होंगी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स ऑफ कैश की, वो सब हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश अकाउंट। दो साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। और जो आपका कैश बुक है उसको भी आप बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मानते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो आपका बुक भी होता है और लेजर भी होता है। और ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। टाइप्स ऑफ कैश बुक मैंने आपको बताया, सिंगल कॉलम बुक होती है। सिंगल कॉलम में क्या होगा, सिर्फ अमाउंट में सिर्फ कैश का कॉलम आएगा, मतलब बैंक की जो ट्रांजेक्शन होंगी वो नहीं आएंगी, सिर्फ आपकी कैश की आएंगी। ठीक है, जो बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक है वो सेम ऐसे होगी जैसे अभी मैंने आपको लेजर की बैलेंसिंग बताई थी ना, कि दोनों साइड में देख लीजिए, जिधर साइड बैलेंस बच रहा है वो पहले वहां पे सीडी लिख दीजिए, फिर उसके बाद उसी सेम अमाउंट को बीडी लिख दीजिए। तो ये आपको याद रखना, बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक सेम आपकी नॉर्मल लेजर की तरह होती है। अभी मैं एक क्वेश्चन में बता दूंगी। फिर आपका डबल कॉलम कैश बुक है, जहां पर कैश है और दूसरा अकाउंट आपका डिस्काउंट है। तो याद रखिएगा, अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग सपोज अगर आपसे पूछा कि डबल कॉलम कैश बुक जो है उसमें क्या क्या आता है, तो आपको याद रखना उसमें कैश और डिस्काउंट आता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको कैश और बैंक भी मिलता है डबल कॉलम बुक में। तो यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे आप लोग, तो वहां पर कैश और डिस्काउंट आएगा डबल कॉलम में। ये आपका डिस्काउंट का एक कॉलम बना दिया और एक आपका कैश का। जैसे इन्होंने एंट्रीज किए, परचेज किया 2700 का, उसके बाद हमने ऑफिस का रेंट पे किया 600, माधुरी को हमने पेमेंट करनी थी सपोज 200 रुपीज की, तो उसको 180 रुपीज पे किया और 20 रुपीज का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, तो ये डिस्काउंट वाले कॉलम में आ जाएगा। तो ये आपकी डबल कॉलम कैश बुक होती है। फिर उसके बाद आपकी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होगा, डिस्काउंट, कैश और बैंक आ जाएगा। तो जो बैंक की जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो आपकी बैंक वाले कॉलम में आएगी। सपोज अगर आपने किसी को पेमेंट बैंक से किए तो बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा, कैश से किए तो कैश में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जिस एंट्री में कैश और बैंक, ऐसी दो ही एंट्रीज होंगी, उन दोनों में कैश और बैंक दोनों में आएगा, तो वहां पर हम उसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगी मैं आपको। देखिए, पहले तो आप वो एंट्री देख लीजिए जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। एक तो होगा कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। क्या एंट्री होगी इसकी, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। मैंने कैश जमा कराया बैंक में, तो क्या होगा, बैंक बढ़ जाएगा, बैंक रियल अकाउंट बढ़ गया क्रेडिट तो कैश, ये एंट्री होगी। अब अगर आप देखें इसमें दोनों आ रहे हैं, अब अगर मैं लेजर का फॉर्मूला लगाऊं कि भाई मेरे को इसकी एंट्री करनी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक, अगर मैं बैंक के पॉइंट से देखूंगी तो क्या होगा, कैश के नाम से बैंक वाली अमाउंट आ जाएगी। सेम ऐसे ही यहाँ पर नीचे कैश नाम तो बैंक का आएगा, लेकिन क्रेडिट साइड में एंट्री आ जाएगी। देखिए इसमें अगर होगा कोई क्वेश्चन,
देखिए ये वाली एंट्री है काउंटर, ये दिखाते हुए आपको। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक की एंट्री क्या होगी, कैश हमें मिल गया और टू बैंक, ठीक है। जिस एंट्री में भी कैश या बैंक दोनों आ रहे होंगे वो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होंगी। ऐसी दो ही एंट्रीज होती है, एक तो ये वाली विड्रॉ वाली और एक आपकी डिपॉजिट वाली जो मैंने आपको ऊपर बताई। इसमें क्या होता है, बैंक डेबिट टू कैश। तो ये दोनों ही एंट्रीज आपको जहां पर भी दिखेंगी वहां पे आपको क्या करना है, कॉन्ट्रा एंट्री करनी है। देखिए पहले इस वाले को देख लीजिए कॉन्ट्रा, बाकी तो सब नॉर्मल है। बैंक टू कैश ये वाली है आपकी 29। हाँ जी देखिए ये 1000 यहाँ पे लिख दिया इन्होंने और सेम आपका 29 का इधर भी आया है। एंट्री क्या थी, एक सेकंड प्लीज। देखिए तो जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है वो हमारी दोनों साइड उसकी एंट्री होती है। देखिए इधर भी 1000 इधर भी 1000। देखो अच्छा मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। देखिए कॉन्ट्रा एंट्री समझ गए आप लोग। कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होगा, कोई भी जो आपकी एंट्री होगी कैश टू बैंक वाली या बैंक टू कैश वाली, वो आपकी दोनों साइड जाएगी और आप कॉलम में क्या लिखेंगे, सी लिख देंगे, सी फॉर कॉन्ट्रा। ये प्लीज आपको याद रखना है। और कौन से कॉलम में लिखेंगे, जो आपका इसमें LF कॉलम होगा उसमें। अच्छा एक और चीज याद रखने वाली है, वैसे तो मुझे नहीं लगता इस पे क्वेश्चन बनेगा लेकिन कुछ नहीं कह सकते। जर्नल एंट्री में LF आता है, कैश बुक में भी LF आता है और लेजर में आपका JF आता है, ठीक है। प्लीज इसको याद रखिएगा। तो आपका जो LF कॉलम है वहां पर आप क्या लिखेंगे, C फॉर कॉन्ट्रा लिख देंगे। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये आपका टू कैश है, चेक रिसीव फ्रॉम अजय डिपॉजिट टू बैंक। तो आपने चेक को डिपॉजिट किया तो आपकी क्या हो जाएगी एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। ये आपका इधर भी आ जाएगा C और एक ये यहाँ पे भी आ जाएगा। आपको याद रखना है ये जो दो एंट्रीज होंगी कैश टू बैंक और बैंक टू कैश, ये आपकी दोनों साइड आएंगी, बोथ साइड्स आएंगी और उनमें जो आपका LF कॉलम होगा उसमें आप C लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिपल कॉलम पास हो गया। एक मिनट रुकिए प्लीज। चलिए देखिए ठीक है। तो ये आपकी ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो गई। ये बाकी नीचे इन्होंने लेजर्स बनाए हुए हैं। जी ठीक है। फिर उसके बाद आपका पेटी कैश बुक था। पेटी कैश बुक क्या होती है कि जो आपके बहुत ही पेटी एक्सपेंसेस होते हैं तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, एक अमाउंट को साइड रख देते हैं और जो भी आपका कैशियर होता है, क्लर्क होता है, जो भी ये काम करता है, उसको आप ये अमाउंट दे देते हैं और फिर उसके बाद लास्ट में एट द एंड ऑफ द मंथ आप उससे एक स्टेटमेंट मांगते हैं कि बता दीजिए कि जो भी आपके पैसे हैं वो कहाँ कहाँ पे खर्च हुए, ठीक है।
तो इसको, ये भी आपका एक सब्सिडियरी बुक होती है। अच्छा अभी ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे आपके बहुत नॉमिनल से जो खर्चे होते हैं ना, जैसे आपका पोस्टेज हो गया, कार्टेज हो गया, और आपके चाय पानी का खर्च हो गया उसमें। हाँ अभी दूंगा जी, अभी दे रहे हैं। देखिए इसमें एक आपकी सिंपल होती है और एक आपकी कॉलम वाली होती है। सिंपल में आप क्या करते हैं, नॉर्मल डेबिट क्रेडिट में लिख देते हैं कि इतना इतना आपने वहां पे दिया है, क्या बोलते हैं, इतना पोस्टेज में दिया है, इस मतलब एक नॉर्मल एक स्टेटमेंट की तरह आप लिख देते हैं। लेकिन जो आपकी कॉलम वाली होती है उसमें आप क्या करते हैं, जो आपके रेगुलर एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं उनका आप एक क्या बनाते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं। पोस्टेज का अलग बना लेते हैं, कन्वेंस का, स्टेशनरी का, टी एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, तो इन सब में फिर आप उस अमाउंट को पुट कर देते हैं। ठीक है। और जो आपकी सिंपल वाली होगी, आप ये देखिए, अगर आप सिर्फ यहां तक बनाते हैं, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और टोटल अमाउंट जी, हाँ जी अभी भी चार्जर पहुंचा दूं, अभी हटा रही हूं बेटा। ठीक है। ठीक है, तो ये आपकी कॉलम वाली होती है। ठीक है, ये आपने अलग अलग कॉलम बना देंगे, वो कॉलम वाली पेटी कैश बुक होगी। और सिंपल वाली सिर्फ जब आप यहाँ तक बनाएंगे, कॉलम्स नहीं बनाएंगे, तो आपकी ये वाली होगी। ठीक है। मैं अभी ये क्लास एंड कर रही हूँ। ठीक है, वैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, फिर भी इसमें आपके कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है जी बेटा। हाँ, अभी दे रहे हैं। और ये जो पूरा सिस्टम होता है पेटी कैश बुक का, कि एक अमाउंट आपने मतलब कैशियर ने क्लर्क को दे दिया, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक जी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ जी, कल कंटिन्यू करेंगे इसको। जी बेटा जी।